रेलगाड़ी की इस आवाज में ही दरअसल इतनी मधुरता है कि हिंदुस्तान में रेलगाड़ी का मतलब इसीलिए जिंदगी की धड़कन से जोड़कर देखा गया। लेकिन पहली बार रेल मंत्री का ये कहना है और उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस बात के संकेत दिए कि दरअसल रेल बजट को सिर्फ रेलगाड़ी तक सीमित होकर ना देखिए, इसके जरिए देश के विकास और कम से कम हर क्षेत्र में रेल के जुड़ाव को देखिए। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, जरा सुनिए। 15 का ये रेल बजट देश को अधिक गति देने वाला, रेलवे को अधिक आधुनिक बनाने वाला, नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला सिद्ध होगा। एक लंबे अरसे के बाद देश अनुभव करेगा कि सच्चे अर्थ में हमारी रेलवे ये भारतीय रेलवे है। पिछले कुछ दशकों से एक बिखराव महसूस होता था, टुकड़ों में सोचा जाता था। पहली बार समग्रतया भारत के विकास को ध्यान में रख करके रेलवे बजट में बल दिया गया है। 21वीं सदी का भारत, इसकी नींव इस आधुनिक रेल बजट में दिखाई देती है। लालू प्रसाद यादव, पूर्व रेल मंत्री, इनकी क्या प्रतिक्रिया है? सदानंद गौड़ा जो जल्दी जो लिखा हुआ था, डिक्टेशन दिया हुआ था, पढ़ के जल्दी क्लियर हो। पीपीपी के जरिए कह रहे हैं ज्यादा सुविधाएं देंगे, क्या संभव है? सारा पीपीपी का एक्सरसाइज हम कर चुके। वेयर इज मनी? दुनिया में लोगों के पास पैसा कहाँ है? कौन आएगा तुम्हारे यहाँ लगाने के लिए पैसा? पीपीपी जो ये तो माने दिखाया जा रहा है। पीपीपी पार्टनरशिप, वर्ल्ड क्लास स्टेशन, दिस दैट, एरोड्राम जैसा। बाहर का आदमी आएगा तो जो देने जा रहे हो तो वो अपना कमाई करेगा कि तुमको पी करेगा? दुनिया में बाहर में कोई काय निवेश करेगा? कोई निवेश भी करने नहीं आएगा। पीपीपी जी, मजाक उड़ा रहे हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन देश के कम्युनिकेशन मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का क्या कहना है? रेल बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, विपक्ष कह रहा है कि पीपीपी बजट है ये, तो क्या आप विपक्ष से हमारी प्रशंसा सुनिएगा? मैं विपक्ष और कांग्रेस पार्टी को एक बात कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता से। पहले ये सोचना शुरू करें कि 44 कैसे हो गए। कुछ तो किया होगा, देश चलाया है कि जनता ने यहाँ बिठाया है। ये बजट क्या है? ये रेलवे बजट विकास का बजट है, रेलवे के स्वास्थ्य को सुधारने का बजट है। 50 साल से योजनाएं पड़ी हैं, प्रोजेक्ट पड़ा है, पूरा नहीं होता है। तो पैसेंजर सेफ्टी, पैसेंजर इम्यूनिटी, पटरियों को मजबूत करना, और सबसे बड़ी बात है नया विजन है रेलवे यूनिवर्सिटी। और स्वाभाविक है लाखों करोड़ के आपको रुपए चाहिए। सारे बजट जो आपके प्रस्तावित मार्ग हैं, पहले के मंत्री घोषणा करते थे, पूरा करने की चिंता नहीं करते थे और संसद में ताली बजवाया करते थे। ये बजट पूरा करने की योजना है और उसमें रेलवे सरकार चलाएगी कि कुछ मामले में अगर पीपीपी होता तो क्या गलत है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज कितने नेशनल हाईवे चल रहे हैं कि नहीं से चल रहे हैं? लोग उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। चल, तो ये थे रविशंकर प्रसाद जी। दिल्ली से कैमरामैन संजय चौधरी के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। दरअसल पहली बार हाई स्पीड ट्रेन की बात हुई और खुले तौर से इस रेल बजट के भीतर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। 9 रूट इसके लिए चुने गए हैं। दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से पठानकोट, दिल्ली से, ये हम स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं कि हाई स्पीड ट्रेन चलाने की जो बात हो रही है, कहाँ कहाँ से किस किस रूट में हो रही है। मुंबई गोवा, कानपुर दिल्ली, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोनों दिशाओं में 2 लिखे हुए, जैसे कानपुर से दिल्ली। तीसरी स्थिति देखिए बदलेगी, जो बिलासपुर से नागपुर तक के बीच में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का हिस्सा है और नागपुर महाराष्ट्र के विदर्भ का हिस्सा है, इन दोनों के बीच दौड़ेगी हाई स्पीड। आगरा दिल्ली,
आगरा दिल्ली के बीच स्पीड 120-140 तक आजमाई गई है, लेकिन अब 160 से 200 तक की स्पीड लाने की बात हो रही है। अगला रूट जो है वो हैदराबाद चेन्नई, तेलंगाना से कह सकते हैं तमिलनाडु तक के बीच में जो दोनों कैपिटल है उसमें जोड़ने की बात है। सिकंदराबाद नागपुर, तेलंगाना का इलाका सिकंदराबाद में और नागपुर जो कि विदर्भ का इलाका है, इन इलाकों में जोड़ने की बात हो रही है। हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात हो रही है। चंडीगढ़ दिल्ली, ध्यान दीजिए तो ये जो सफ़र है ये हाई स्पीड का मतलब ये हुआ कि ये दूरी जो है तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बीच में पूरी कर ली जाएगी। इस तरीके से ये रूट्स को चुना गया है। मैक्सिमम है ये। अहमदाबाद मुंबई मैक्सिमम ये 2 घंटे का रूट है, जिसको तय करने की बात इस हाई स्पीड के ज़रिए आ रही है कि हम इसको इस रूट में पूरा कर लेंगे। और इन 9 रूटों पर हाई स्पीड के अलावा एक सिर्फ बुलेट ट्रेन का जिक्र किया गया है, जिसमें 60,000 करोड़ रुपए लगेंगे। ये कानपुर नागपुर की बात है। कानपुर और नागपुर को भी जोड़ा जाएगा और कानपुर और दिल्ली को भी हाई स्पीड से जोड़ा जाएगा। ये स्थिति लेके आई गई है। अब हम जरा सा इसके एक आखिरी एनालिसिस करते हैं। हरीशचंद्र जी, इस बजट में एक बात बार बार उठ रही है कि वो पैसा आएगा कहाँ से। विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है कि ये पीपीपी मॉडल चलता नहीं है, निवेश होता नहीं है। क्या इस बजट के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पैसा ही है? मेरे ख्याल से हमें दूसरे सेक्टर्स की तरफ देखना पड़ेगा। पीपीपी रोड में कितना सक्सेसफुल रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में बहुत सक्सेसफुल रहा है। रेलवे में क्यों सक्सेसफुल नहीं है, इसके कारण हमें ढूंढने पड़ेंगे। जब बाकी सेक्टर्स में पीपीपी इतना सफल रहा है, एनएचडीपी का बड़ा हिस्सा जो है पीपीपी के जरिए बना है। दिल्ली का एयरपोर्ट आपका पीपीपी तो आपको लगता है ये मॉडल सक्सेस है? बिल्कुल मॉडल सक्सेस है। रेलवे की अपनी समस्याएं हैं जिसकी वजह से पीपीपी नहीं हो रहा। रेलवे की जो पीपीपी के बारे में पॉलिसीज़ हैं उन पे गौर करने की ज़रूरत है। उन पे पुनर्विचार करके उनको सही दिशा में लाने की ज़रूरत है। आलोक जी, क्या ये पीपीपी मॉडल और जिस तरीके से निवेश की बात हो रही है कि एफडीआई, मान लीजिए एफडीआई पे भी मंजूरी मिल जाएगी, क्या ये पूरा दोनों मॉडल भारतीय रेल को उस दिशा में ले जा सकता है जिसकी नींव रखने की बात प्रधानमंत्री ने कही है? बिल्कुल ले जा सकता है। जैसे हरीशचंद्र जी ने कहा कि मेन इशू उसका रेलवे की पॉलिसी का है, उसको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। पीपीपी और एफडीआई, एक बार एफडीआई अप्रूव हो जाता है उसके बाद कई देशों के पास बहुत पैसा है, जापान के पास बहुत पैसा है, वो लोग इंटरेस्टेड भी हैं। इनफैक्ट बात भी हो रही है कि मुंबई अहमदाबाद वाली जो हाई स्पीड ट्रेन है वो जापान वाले पूरे फंड करेंगे। तो इसलिए पैसा है लोगों के पास, लेकिन वो जो इन्वेस्ट करेगा नेचुरली उसको अपना सेफगार्ड चाहिए, उसको कुछ रिटर्न चाहिए उसमें से। तो उसके लिए जो एग्जिस्टिंग रेलवे की पीपीपी पॉलिसीज़ हैं तो उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। किया जा सकता है। दत्त साहब, कम से कम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जब बन रहा था सड़क में, उसमें भूमि अधिग्रहण का मसला भी आता था। यहाँ तो इसका मसला भी नहीं है, रेलवे के पास अपनी ज़मीन काफ़ी है। तो इसमें निवेश कराने की स्थिति अगर बन सकती है, जो राय एक निकल कर आ रही है, क्यों इसमें स्पीडी वे में वर्क नहीं हो सकता है? क्यों ये आपका इसका जिक्र कर रहे हैं कि मिनिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स, क्यों जिक्र हो रहा है? मैं अपने दोनों मित्रों का जो टेक्निकल ओपिनियन का सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात कहता हूं, आप विश्व में देखिए ये पीपीपी की मिक्स सक्सेस है, बिल्कुल सक्सेस नहीं, लेकिन दूसरे आयाम भी तलाशने चाहिए। जो देश 1 लाख करोड़ रोजगारों के लिए दे सकता है वो कहीं से संसाधन निकाल सकता है, आंतरिक संसाधन भी देखने चाहिए। और जो चाइना का मॉडल दिया, उन्होंने रोजगार गारंटी योजना को रेलवे से लिंक कर दिया है, तो 1 लाख करोड़ तो ऐसे ही आ जाता है। इस प्रकार के साधन भी देखने चाहिए। और जो पिछली सरकार में गलती हुई, रोजगार गारंटी तो दे दी, अगर आपने 1 लाख करोड़ दिया, अगर उससे 90,000 करोड़ के भी एसेट क्रिएट हो गए तो कोई समस्या नहीं। समस्या हो कि उसका क्या परिणाम। अगर रेल से जोड़ेंगे आपको लाइन बनती दिखेगी, इलेक्ट्रिफिकेशन दिखेगा, डब्बे दिखेंगे, तो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा। देश, जो प्रधानमंत्री ने कहा, हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, रेल को हम देश से अलग नहीं देख रहे हैं। और एक अच्छी बात है, रेल में 600% ये एनर्जी एफिशिएंट है, 300% ये कम जगह लगती है। तो जो इन्वेस्टमेंट इसमें होगा वो देश के लिए ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और जो कम्पिटिटिव सेक्टर्स हैं जैसे रोड है, वायुयान है, पोर्ट है, उससे ज़्यादा। एक ही सेक्टर है जो इससे ज़्यादा एफिशिएंट है, रिवराइन, लेकिन कि पानी नहीं नदियों में, तो कैसे चलाओगे? तो रेल ही एक सेक्टर रह गया जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एनर्जी एफिशिएंट है, जिसका एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इनको देखेंगे तो इतने से और जो संसाधन है इस और आप बढ़ाएंगे तो पीपीपी की आवश्यकता थोड़ी कम हो सकती है। ओके,
प्रांजल जरा माइक ले, एक बात हर किसी के जहन में होगी, अगर रेल ओवरऑल डेवलपमेंट का हिस्सा है इस देश में, तो क्या इस देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक नहीं है ये रेल? दोनों चीज़ें दो दृष्टि से कैसे देखी जा सकती है? नहीं, पूरी तरह से आपका जो मूलभूत सुविधा है किसी भी देश को चाहिए, तो रेलवे एक समय में किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव होती थी। अगर रेलवे नहीं हो जिस देश में, उस देश को विकसित माना ही नहीं जाता था। ये भी माना जाता था कि विकास हो भी नहीं सकता जब तक रेलवे है। भारत के लिए रेलवे का पूरा सिस्टम अंग्रेज़ों ने बनाया, लेकिन हम उस स्तर से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आज की तारीख में भी देखें, पर पैसेंजर जो नुकसान है प्रति किलोमीटर, वो दुगना हो गया है पिछले 10 सालों में। और आमदनी के बहुत सारे ज़रिए हैं प्रसून, जिससे आप पैसेंजर पे बोझ कम कर सकते हैं। रेलवे के पास जो ज़मीन है, आप उस पर होटल बना सकते हैं, जो स्टेशंस हैं उस पर आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। उसके साथ का रियल एस्टेट डेवलपमेंट के हज़ारों करोड़ों रुपए जो है उठाया जा सकता है। अगर आप देखें दिल्ली जैसे शहरों में मेट्रो स्टेशन में ऐसा ही किया गया है, और उससे जो भाड़ा का जो बोझ है पैसेंजर पे वो कम हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक सोच की ज़रूरत है, और इसको करने के लिए एक नीयत की ज़रूरत है। पिछले 50 सालों में ये नीयत की कमी हमने देखी है, इसलिए रेलवे को जिस तरह का भाव मिलना चाहिए था नहीं मिला है। दत्त साहब, क्या ये जिसका जिक्र प्रांजल जी कर रहे हैं, ये विज़न इस बजट में नज़र आता है या नहीं है? जी आता है। और जो मैं बात ऐड करना चाहूँगा, जो कि का पीपीपी एक जरिया है, ओनली जरिया नहीं है। जो दूसरे मॉडल बनाए हैं उसकी ओर देखने की, इस देश में जो धन है, जो एक बात कहे कि साहब जो धन अभी उपलब्ध नहीं है उसको लाया जाएगा। बहुत सारे जरिए हैं जिससे लगा सकते हैं। और अगर आप नियम बनाएंगे, अगर आप रोजगारों को, लोगों की आकांक्षाओं को जोड़ेंगे, तो पैसा आ जाएगा, देश में ही पैसा आ जाएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, FDI में एक श्रीधरन जी मेरे सीनियर हैं 10 वर्ष, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, अगर आप बाहर से बनाते हो तो प्रोजेक्ट कॉस्ट सीधी 20% बढ़ जाती है। वो उसके साथ इतनी कंडीशन लगा देते हैं, आप मेरा एक्सपर्ट रखोगे, मेरा मटेरियल लोगे, महंगा मटेरियल लोगे। वही मैंने कहा ना, अगर आप स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाएंगे तो शायद ये बात आप कर रहे हैं, हम इस पे आते हैं। ये एक बड़ा मौजूद सवाल है कि बुलेट ट्रेन भी स्वदेशी क्यों ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रोसेस भी देसी अंदाज में क्यों ना किया जाए, और हिंदुस्तान की ज़रूरत जहाँ जहाँ जैसी है उस रूप में विकास मॉडल क्यों ना देखा जाए। देश के प्रधानमंत्री पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन बनारस से चुनाव लड़कर बनारस की ही नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस वक्त वो बनारस से दिल्ली पहुंचे। तो हम आपको दृश्य दिखलाते हैं कि दरअसल इस बजट में बनारस को क्या मिला, दिल्ली को क्या मिला। ये देश के मानचित्र पर जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर बनारस के जरिए सोचे तो नई दिल्ली बनारस के बीच एक्सप्रेस एक गाड़ी रोज चला करेगी। अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस वाया वाराणसी, यह भी एक दूसरी ट्रेन है, यह भी चला करेगी। ये 2 रेलगाड़ियां हैं जो सीधे दिल्ली के जोड़ रही है, बनारस को जोड़ रही है। दिल्ली को क्या मिला, इसमें है मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली प्रीमियम AC एक्सप्रेस, सिकंदराबाद हजरत निजामुद्दीन प्रीमियम AC एक्सप्रेस। 2 प्रीमियम ऐसी गाड़ी है जो दिल्ली हजरत निजामुद्दीन दिल्ली का हिस्सा है। तीसरी गाड़ी है विजयवाड़ा नई दिल्ली AC एक्सप्रेस, और चौथी रेलगाड़ी है नहर लगून नई दिल्ली AC एक्सप्रेस। 5वीं गाड़ी है निजामुद्दीन पुणे AC एक्सप्रेस, यानी पुणे से भी सीधे तौर पर रोज गाड़ी चलेगी। नई दिल्ली बनारस एक्सप्रेस, जिसका जिक्र हमने वाराणसी और दिल्ली का किया था, ये रेलगाड़ियाँ चलेंगी। अब यहाँ पर एक सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा होगा कि दरअसल यात्रियों के हाथ में क्या आएगा, क्योंकि यात्री जितनी मुश्किलात में सफ़र करते हैं उसमें क्या आएगा। हम यहाँ से आलोक जी जरा माइक लीजिए और बताइए, यात्री इस बजट का सुकून कैसे महसूस करें, क्या उनको कैसे महसूस हो कि बजट वाकई बेहतरीन है? एक्चुअली एक तो किराया तो बढ़ ही गया है, तो उससे तो सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सुविधाएं जो प्रॉमिस करी गई हैं, अगर वो सुविधाएं एक्चुअली ग्राउंड में मिल जाएं तो ज़रूर उनको सुकून मिलेगा यात्रियों को। ये घोषणाएं कोई टाइम बाउंड बताया नहीं गया है, अब यात्री कैसे महसूस करेगा? एक्चुअली घोषणाएं तो करी हैं, घोषणाएं हर एक बजट में होती हैं, तो उसमें ज़रूर सबसे ज़रूरत ये है कि जो घोषणाएं करी गई वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हों। तो उसके लिए एक इसमें बजट में अच्छा फीचर ये है कि रेल मंत्री ने घोषणा करी है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करेंगे IT के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। एक्चुअली रेलवे में कई फील्ड में बहुत अच्छा कंप्यूटराइजेशन हुआ है,
जैसे पैसेंजर टिकटिंग हुआ है, ओके। फ्रेट ऑपरेशन सिस्टम हुआ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में कभी आईटी का घोषणा नहीं हुई है। चलिए, आईटी का इंटैक्ट किया जा रहा है, रेलवे से जुड़ा रहा है। हरीश जी, कैसे यात्री महसूस करें कल से कि एक बेहतरीन बजट आया है, भविष्य के सपने लेकर या इस बात को लेकर कि चलिए पहली बार रेलवे के संपूर्णता की बात तो हो रही है? देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है, रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अगर मैनेजमेंट चाहे तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हो सकता है। रेलवे का जो वर्क फोर्स है, यात्री कैसे महसूस करें मैं कल वही से? कह रहा हूँ, रेलवे का जो वर्क फोर्स है आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। तो जो भी घोषणाएं हुई हैं पैसेंजर अमेनिटीज़ की, वो अगर सारी की सारी पूरी हो जाती हैं, जिसकी पूरी होने की बहुत संभावना नहीं, है। दोनों दिशा जा रही है भविष्य को लेकर। कल यात्री कैसे महसूस करे दत्त साहब? दो प्रकार से यात्री महसूस करेगा। जो दो मित्रों ने कहा वो तो है ही है। एक तो जो नई गाड़ियां चली हैं थोड़ी जगह मिल जाएगी, और जो प्रीमियम ट्रेन चली हैं जिसके पास थोड़ा सा पैसा है, जो अभी मजबूरी से फ्लाई करता है, बेचारा चौथाई में पहुंच जाएगा। आप एसी और सुविधा देख रहे हैं। प्रांजल, जरा माइक उठाइए और बताइए यात्री कैसे महसूस करे, और क्या वो दिन आएगा कि कोई यात्री इस तरीके से टॉयलेट के पास बक्सा लगा के ना बैठेगा और सफ़र ना करेगा कि उसको सीट नहीं मिली है? अभी तो देखिए, महसूस करने के लिए कुछ नहीं है प्रसून, सुन पड़ा है यात्री। किसी तरह युद्ध है, सड़क से लेके स्टेशन के अंदर तक पहुंचना, लड़ाई झगड़ा करके, धक्का मुक्की करके, ट्रेन की जानकारी लेकर अंदर किसी तरह ट्रेन में पहुंच गया, कुर्सी और बेंच मिल गई तो बहुत अच्छा है, नहीं तो खड़ा खड़ा लेटा लेटा बक्से में बैठ के चला जाता है। यात्री सुन है, नए यात्री नहीं आ रहे हैं। आप जो कह रहे हैं और ये जो नया विजन दिखाया गया है उसमें अभी समय लगेगा, और जब तक ये बदलाव, ज़मीनी बदलाव नहीं दिखेगा, कोई भी प्रभावित नहीं होगा पैसेंजर इससे। विस्तार इतना बड़ा चाहिए कि कोई यात्री ना तो उस बक्से पर बैठे, ना होल्डोल लेके चले, ना ही सीट के किनारे। आलोक जी, इस तरह बैठ के भी लोग सफ़र करते हैं, क्या कीजिएगा? विस्तार इस हद तक चाहिए। चर्चा हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन लगातार रेल बजट को लेकर हम खबरों को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, आप हमारे साथ बने रहें।